यस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आज एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। यह क्या है, यह क्या होता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं बिंदु की ओर। उत्परिवर्तन तो जीन संगठन अथवा गुणसूत्र की संख्या में, यहाँ आप देखना पड़ेगा जीन संगठन लिखे है ना, जीन संगठन और गुणसूत्र की संरचना अथवा है ना में अचानक होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। मानव जीवन के इतिहास में उत्परिवर्तन एक आवश्यक घटना है। मनुष्य शिकार अथवा अपनी जीविका के खोज में अपने मूल स्थान से हजारों मील दूर पहुंच जाते थे, जहां का भौगोलिक पर्यावरण उसके मूल पर्यावरण से भिन्न होता था। ऐसी स्थिति में नए भौगोलिक पर्यावरणीय दशा में अनुकूलन के दौरान मानव के जीनीय संगठन अथवा गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाता था। इसी घटना को उत्परिवर्तन कहा जाता है। आशा करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। उत्परिवर्तन की प्रक्रिया के पश्चात उत्पन्न संतान की शारीरिक विशेषताएं अपने माता पिता से भिन्न हो जाती थी और धीरे धीरे ये आनुवंशिक रूप से शारीरिक विशेषताएं संचारित होने लगती थी या लगती है। उत्परिवर्तन की यह प्रक्रिया स्थान पर परिवर्तन के तुरंत बाद ही क्रियाशील नहीं होती, बल्कि हजारों वर्ष के अंतर में यह प्रक्रिया क्रियाशील होने की संभावना रहती है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको लिखने का प्रयास किया हूं कि जीन संगठन अथवा गुणसूत्र की संरचना में अचानक उत्पन्न होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी जीव के जैविक लक्षणों में विभेद दृष्टिगोचर होता है। उत्परिवर्तन गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संरचना अथवा जीन की संरचना में परिवर्तन लाते हैं, जिससे कि जीन आकृति प्रत्यक्षतः प्रभावित होती है। जैव रासायनिक दृष्टिकोण से उत्परिवर्तन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सी आरएनए के क्षारक युग्म के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त इनमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में भी परिवर्तन होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? ये AGTS बोलते हैं, एनिलीन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये जीन न्यूक्लियोटाइड्स के संयोजक या न्यूक्लियोटाइड्स के समाप्त होने के कारण उत्परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। उत्परिवर्तन की गति अत्यंत ही धीमी होती है। इस कारण से इसके कारकों को सही ज्ञात कर पाना कठिन सा महसूस होता है। उत्परिवर्तन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक दैहिक उत्परिवर्तन यानी फिजिकल म्यूटेशन, दूसरा है जनन उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन। दैहिक कोशिका में उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को दैहिक उत्परिवर्तन कहा जाता है। दैहिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से जनन कोशिका में उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को जनन उत्परिवर्तन कहा जाता है। जनन उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों के जनन कोशिकाओं के संरचना में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अतः जनन उत्परिवर्तन आनुवंशिक प्रकृति के होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, जबकि दैहिक कोशिका में उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन वंशानुगत प्रकृति के नहीं होते हैं।
जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि जनन उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन, जनन उत्परिवर्तन भी दो प्रकार से संभव है। प्रथम प्रकार के उत्परिवर्तन में जीनों की संरचना में परिवर्तन उत्पन्न करता है, इसे जीन उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार के उत्परिवर्तन के अंतर्गत गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम को प्रभावित करते हैं, जिसे गुणसूत्र उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उत्परिवर्तन के कारण जीन की संरचना में एकाएक परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नवीन शारीरिक लक्षणों का उद्भव होता है। मानव में उत्परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जीन अथवा गुणसूत्र की संरचना में अथवा गुणसूत्र की संख्या में वंशागत परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रभाव पड़ता है, जैसे विकिरण, रेडिएशन जिसको बोलते हैं, पर्यावरणीय दशा में परिवर्तन, उच्च तापमान, रासायनिक तत्व की उपस्थिति, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ईटीसी, है ना। इस प्रकार उत्परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण नई जाति की उत्पत्ति होती है। यदि उत्परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा लाई गई विविधताएं पर्यावरण के अनुकूल हो तो उसे प्रकृति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और इस प्रकार से नई जाति की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब है कि उत्परिवर्तन के बाद नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो डार्विन्स लॉ है वो प्रारंभ हो जाती है। मानव जनसंख्या में ए रक्त समूह, बी या एबी रक्त समूह उत्परिवर्तन का ही परिणाम है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में आकस्मिक वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीन अथवा जीन समूह में पाए जाने वाले आकस्मिक वंशानुगत परिवर्तन के कारण मानव में नए अभिलक्षणों का विकास होता है या जन्म होता है। आकस्मिक वंशानुगत परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है और उस समूह का विशिष्ट लक्षण बन जाता है, बशर्ते कि इस अभिलक्षण के लिए अन्य पर्यावरणीय दशा या स्थिति भी अनुकूल हो। कहने का तात्पर्य है कि उत्परिवर्तन के पश्चात उत्पन्न शारीरिक लक्षण यदि पर्यावरण के अनुकूल होता है तो पर्यावरण इस अभिलक्षण का वर्ण कर लेता है, यानी नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन्स लॉ प्रारंभ हो जाता है। अन्यथा जीन समूह ही धीरे धीरे लुप्तप्राय हो जाता है। निग्रो अपनी चौड़ी नाक द्वारा गर्म हवा को ठंडा कर सांस लेता है, जबकि श्वेत प्रजाति की पतली नाक के कारण ही ठंडी हवा थोड़ी गर्म हो जाती है, और इस प्रकार से नाक के प्रकार का वातावरण के अनुसार वर्णात्मक मूल्य है। ठीक है।